कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं नहीं आऊंगी आप लोगों के साथ, मैं अपने घर जाऊंगी अपने बाबा के पास। इरादिया की बात सुनते ही अबान को रोना आ गया और किसी छोटे बच्चे की तरह रोते हुए बोली, अबान तुमने ये बात मेरे सामने की है, लेकिन गलती से भी शाह बाई के सामने मत करना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शामत आ जाए। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि शाह बाई ने तुम्हें इस तरह से मारा है और बेहतर होगा कि तुम उनके सामने इस तरह की बात ना करो। इरादिया ने उसे समझाना चाहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी किसी के साथ। उन्होंने कहा था मेरी सारी बातें मानोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तो फिर अब मैं उनकी सारी बातें मान तो रही हूँ, फिर क्यों कर रहे हैं वो मेरे साथ ऐसे? क्यों ले जा रहे हैं मुझे अपने साथ? मुझे कहीं नहीं जाना, आप उनसे बात करें ना। उसने इरादिया के दोनों हाथ पकड़कर उम्मीद से कहा, शाह बाई से मैं क्या बात कर सकती हूँ? उनके सामने तो हमजा कुछ नहीं बोल पाते। मुझे नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों से दूर क्यों रखा है। इरादिया ने परेशान होकर कहा, तो क्या अब आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकती? अगर ऐसा है तो मैं भाग जाऊंगी। अबान ने मसले का हल निकाला हुआ था। अबान तुम इनसे भाग नहीं सकती, तुम नहीं जानती हो इनकी पहुंच कहाँ तक है। इन्हें उस वक्त भी तुम्हारे एक एक सेकंड की खबर है। शायद वो ये भी जानते हैं कि हम दोनों इस वक्त क्या बात कर रहे हैं। इरादिया ने उसके सर पर एक और धमाका किया। अबान का हलक करवा हो चुका था। अब मजीद एक नवाला भी खाना उसके बस से बाहर था। वो उठकर जाने लगी जब इरादिया का फोन बजा। स्क्रीन पर शाह का नंबर जगमगा रहा था। उसने परेशान होकर फोन उठा लिया। अबान को फोन दो, काफी गुस्से में कहा गया। इरादिया ने फौरन फोन किचन से बाहर निकलती अबान की तरफ किया। हेलो। अबान ने उससे फोन लेकर अपने कान से लगाते हुए कहा, प्रिंसेस खाना अधूरा नहीं छोड़ते। शाबाश, खाना खाओ, तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। चलो शाबाश। उसे कैसे पता चला कि उसने खाना नहीं खाया? तो क्या इरादिया सच कह रही है कि उसके पल पल की खबर रखता है? अबान सिर्फ जी कहती, फोन उसे पकड़ा के वापस कुर्सी पर बैठ गई और बिना चोंच रह किए अपना छोड़ा हुआ खाना खाने लगी। उसे खाना खिला के मेडिसिन दे देना, शाह ने इरादिया से कहा। जी शाह भाई, आप फिक्र न करें, मैं दे दूंगी। फोन बंद होने के बाद इरादिया फिर से उसके पास आ बैठी, जो किसी छोटे बच्चे की तरह जबरदस्ती खाना खा रही थी। उसे बेसाख्ता इस मासूम सी लड़की पर तरस आने लगा। शामिर को गए हुए 4 महीने गुजर चुके थे। ये वक्त आमिना के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त था। आए दिन शाजर की कॉपी पर फीस के लिए कुछ न कुछ लिख कर भेजा जाता। आए दिन मकान मालिक उनकी बेइज्जती करता। घर में खाने का कोई सामान न था। 4 माह से जिससे उधार घर का रोशन ले रही थी, उसने भी अब कुछ भी देने से मना कर दिया। बाजी पहले अगले पैसे तो दो, फिर और उधार बनाना। शामिर से उसका कोई राब्ता न था। मामा, बाबा हमें भूल गए हैं क्या? एक दिन शाजर ने रोते हुए पूछा। नहीं बेटा, वो हमें भूले नहीं है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा वापस आ जाएंगे। आमिना ने उसे अपने साथ लगाते हुए कहा। मुझे नहीं लगता वो वापस आएंगे मामा, वो हमें छोड़कर जा चुके हैं, जिस तरह से आतिफ के बाबा उसे छोड़कर चले गए थे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम्हारे बाबा जरूर किसी प्रॉब्लम में होंगे। जैसे ही वो प्रॉब्लम हल होगी, तुम्हारे बाबा वापस आ जाएंगे। आमिना ने एक उम्मीद का दिया अब भी जलाया हुआ था, जबकि शाहजर ने ऐसी कोई उम्मीद न रखी थी। उसे यकीन था कि उसका बाप उसे छोड़कर जा चुका है, कभी वापस ना आने के लिए। आमिना हर रोज नौकरी के लिए धक्के खाती, लेकिन उसे अब तक नौकरी नहीं मिली। नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन एक दिन दोपहर के वक्त जब शाह का स्कूल से वापस आने का वक्त हुआ, लेकिन वो वापस न आया। दोपहर 3 बजे के करीब आमिना को टेंशन होने लगी जब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। आमिना को लगा कि शाजर है, इसीलिए जल्दी से दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने मोहल्ले का कोई लड़का खड़ा था। आमना बाजी, शाजर को देखें, वो क्या कर रहा है। लड़के ने उसे अपने साथ ले जाना चाहा। आमना भी फौरन चादर लेकर लड़के के पीछे गई। वो उसे कहीं किसी ज़ेरे तामीर जगह पर लेके आया, जहां देखा तो शाजर बड़े बड़े मजदूरों के साथ ईंट और पत्थर उठा रहा था। शाजर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें स्कूल भेजा था और तुम यहाँ। उसने अपने मासूम बच्चे के हाथ देखे, जहाँ पत्थर उठाने की वजह से छाले बन चुके थे। नहीं मामा, मैं अपनी मामा को मजीद जलील होते नहीं देख सकता। मैं दुकानदार अंकल का सारा उधार चुका दूंगा, मालिक अंकल को घर का किराया भी दे दूंगा। परेशान मत हो, मैं सब संभालूंगा।
माँ को यकीन दिलाते हुए कहा, जिस पर आमिना फूट फूट कर रोने लगी। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं रहेंगे यहाँ, चले जाएंगे यहाँ से। मैं खुद नौकरी करूँगी और तुम्हें एक स्कूल में दाखिल करवाऊँगी। फिर इंशाल्लाह तुम्हारे बाबा आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा। आमिना ने उसे उम्मीद दिलवाते हुए कहा, नहीं मामा, बाबा अब कभी वापस नहीं आएंगे। अगर उन्हें आना होता तो कब के आ चुके होते। शाजर के लहजे में बाप के लिए गुस्सा आमिना साफ महसूस कर रही थी। 4 महीने गुजर चुके थे। इसके बाद शामिर ने अपने बाप से ना तो बात की और ना ही उसके कमरे में गया। उसका बाप अब बिल्कुल सेहतयाब हो चुका था और उसकी दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहा था। शामिर ने खूब हंगामा मचाया। ये सच था कि वो अपने बाप से किया हुआ वादा निभा रहा था, लेकिन दूसरी शादी करना उसके बस में न था। शमीर, तुमने हमसे वादा किया था आमिना को तुम तलाक दो ना दो, लेकिन दूसरी शादी जरूर करोगे और अब तुम अपने वादे से नहीं फिर सकते। नहीं बाबा, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ आमिना से मोहब्बत की है और एक बच्चे का बाप हूँ। दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकता। ठीक है शमीर, मैं समझ सकता हूँ कि तुम एक बच्चे के बाप हो। मैं समझ सकता हूँ उससे दूर रहकर तुम्हें कैसा लगता होगा। जो दर्द 11-12 साल से मैं सह रहा हूँ वही तुम भी सह रहे हो। इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ ले आ रहा हूँ तुम्हारे पास और आमिना को तलाक दे दो। बाबा ने उसके सर पर एक और धमाका करते हुए अपनी प्लानिंग बताई। नहीं, कभी नहीं। क्या चाहते हैं आप आमिना से? उसका सब कुछ छीन लिया, अब क्या आपसे उसकी औलाद भी छीनना चाहते हैं? मैं सारी जिंदगी रह लूंगा अपने बेटे के बगैर, लेकिन आमिना को उससे अलग नहीं करूंगा। मैं इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता। बाबा माफ कीजिएगा, मैं आपकी तरह इतना जालिम नहीं हूँ। शाह को कभी भी मैं आपको आमिना से दूर नहीं करने दूंगा। नहीं शामिर, वो हमारे खानदान का खून है और हमारे खानदान में रहेगा। मैं उसे ऐसी किसी औरत के साथ नहीं रहने दूंगा जिसके खानदान का कोई अता पता नहीं। खुदा के लिए बस कर दे बाबा, आप मेरी शादी करना चाहते हैं, ठीक है मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, लेकिन खबरदार जो आपने शाह को आमिना से अलग किया। शामिर ने जैसे बाप की मिन्नत की थी। देखो शामिर, वो हमारे खानदान का खून है, हमारा पोता है, हमारे साथ रहेगा यहाँ पे। शायद उसका बाप भूल चुका था कि उसी के पोते की पैदाइश पर उसने कहा था कि वो एक ऐसी औरत के वजूद से जन्म ले रहा है जिसके खानदान का कोई अता पता नहीं, और मैं अपना पोता अपनी खानदानी बहू से चाहिए। बाबा, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन आप शाह को आमिना से अलग ना करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। क्या उस औरत के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि वो अपना शोहर सिर्फ एक हमदर्दी में गवा चुकी है? आमिना मुझे यहाँ आने के लिए फोर्स ना करती तो मैं कभी उसे अपने बच्चे को छोड़कर यहाँ नहीं आता। वो तो समझ ही नहीं सकती कि उसके साथ कितना बड़ा गेम खेला गया है, और शामिर अपने बाप के बारे में जानने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं बता पाया। शामिर, हम अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह कर रहे हैं इफ़्फ़त के साथ। जब तक तुम इजाज़त नहीं दोगे हम अपने पोते को लेकर यहाँ नहीं आएंगे। न जाने बाबा के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि ये शख्स कभी भी अपने पोते को खुद से अलग नहीं करने वाला था। वही पोता जिसे कल तक वो अपना खून मानने के लिए इनकारी था, आज उसे वही पोता अजीज़े जान हो चुका था। न जाने शाह रात कब घर वापिस आया। अबान तो रोते रोते सो गई। रात के तकरीबन 12:30 बजे बिजली कड़कने से उसकी आंख खुली। उसे बिजली और बारिश से डर लगता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो शाह बेड पर नहीं था, वो अभी तक नहीं आया था। ये सोचकर अबान को और भी डर लगने लगा। अपनी बेबसी पर उसे रोना आने लगा। जब ध्यान बालकनी में गया जहाँ कोई खड़ा था, ध्यान से देखा तो शाह शर्ट के बगैर खड़ा बारिश इंजॉय करता नजर आया। डर के मारे अबान किसी पत्ते की तरह थरथरा रही थी। उसे इस मौसम से डर लगता था। फिर कुछ सोचकर उठी और बालकनी में आई। बिना आवाज किए उसके पीछे खड़ी हुई, लेकिन उसे मुखातिब किए बगैर ही पलटने लगी। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? शाह ने बिना पलटे उससे कहा। उसने तो बिल्कुल आवाज नहीं की तो शाह को कैसे पता चला कि वो उसके पीछे खड़ी है? वो सोचने लगी। फिर इरादिया की बातें याद आई। शाह भाई तुम्हारे पल पल की खबर रखते हैं, ये कोई जिन भूत तो नहीं जिन्हें सब कुछ ऐसे ही पता चल जाता है। अबान ने दिल में सोचा। मैं यहाँ नहीं हूँ, अबान जल्दी से बोली और पलट कर जाने लगी। जब शाह ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ये क्या तुम्हारा भूत खड़ा है? शाह ने मोहब्बत से उसके बिखरे बाल सुलझाते हुए कहा।
نہیں भूत तो नहीं हूँ मैं। अबान समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहे, फिर कुछ सोचकर बोली, ऐसे बारिश में नहीं भीगना चाहिए, बारिश में चुड़ैलें जमीन पर उतरती हैं। अबान ने उसे डराना चाहा, जिस पर शाह मुस्कुरा दिया। गलत, बारिश में परियां मिलती हैं, चुड़ैलें नहीं। परियां? अबान कुछ कंफ्यूज हुई। हाँ, इसी बारिश में एक दिन मेरी जिंदगी में एक परी आई थी, शाह ने उसका माथा चूमते हुए कहा, जबकि उसकी इंतहाई कुर्बत पर अबान के बारिश में भी पसीने छूट चुके थे। जिस दिन मैं पहली बार यहाँ आया था, उस दिन ऐसे ही बारिश हो रही थी, और फिर मैंने अपनी गाड़ी की बाहर वाइट ड्रेस में एक परी देखी और मुझे उस परी से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत? अबान ने पूछा। हाँ, मोहब्बत। फिर मुझे पता चला कि इस परी को गलत जगह पर भेज दिया गया है, तो मैं उसे उठाकर उसकी सही जगह ले आया। लेकिन वो परी मेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो वापस उसी गलत जगह जाना चाहती है, लेकिन मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। ये कहते हुए शाह ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाया और उसे अपने अंदर छुपाने लगा। मैंने ठीक किया ना अबान, उसे अपने सीने में भेजे, वो उसी से पूछ रहा था, जबकि उसकी इंतहाई कुर्बत अबान की सांसें रुकने लगी थी। वो उसकी बात तक नहीं सुन पा रही थी। बताओ ना अबान, मैंने उसे सही जगह पहुंचाकर ठीक किया ना? उसका चेहरा अपने हाथों में थाम के मोहब्बत से पूछने लगा। हाँ, बिल्कुल ठीक किया, अबान ने जान छुड़वाने के लिए जल्दी से कहा। उसकी बात सुनकर शाह मुस्कुराया और उसके चेहरे पर झुकता चला गया। उसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत की मोहर शब्द करता उसे एहसास दिलाने लगा कि वो परी सिर्फ इसकी है। मुझे नींद आ रही है, उखड़ती सांसों से बड़ी मुश्किल से लफ्ज अदा किए। शाह मुस्कुराया। तुम तो सारा दिन सोती रही हो आज, शाह ने उसे अपने करीब करते हुए कहा। नहीं, मुझे सोना है, मेरी तबीयत खराब है। शाह से ज्यादा उसने अपने आप को यकीन दिलाया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। शाह उसके मासूम बहानों पर मुस्कुराने लगा। नहीं, मैं बीमार हूँ, देखे ना, उसने शाह का हाथ अपनी पेशानी पर रखते हुए कहा, जो बिल्कुल ठंडी थी। तुम ठीक नहीं जाने शाह, तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ। मैं भी यही चाहता हूँ कि कराची जाने से पहले तुम अपनी सारी नींदें पूरी कर लो, और इसके बाद जो इतने दिनों से मेरी नींदें हराम कर रखी है, उसका हिसाब चुकाना होगा। शाह ने उसकी गर्दन पर अपने लब रखते हुए कहा। अबान अपनी सारी जान लगाकर उससे धक्का देकर उससे दूर हुई, लेकिन शाह को ये बात नागवार गुजरी और अगले ही लम्हे उसे पकड़कर दीवार से लगाया और दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसकी फरार के रास्ते बंद किए। याद रखना अबान, ये तुम्हारी आखिरी गलती थी, इसके बाद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझसे दूर नहीं जा सकती तुम, इसलिए कोशिश करना भी बंद कर दो। सिर्फ मेरी हो तुम, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, तुम्हें नजर नहीं आता क्या? शाह गुस्से से उस पर धारा। जी, जो उसके गुस्से से डरकर अबान मुश्किल बोली। अभी तो आपने कहा था कि आप परी से मोहब्बत करते हैं, अब कह रहे हैं कि मुझसे करते हैं। उसकी बात सुनकर शाह का सारा गुस्सा पल में गायब हुआ और कहका लगाकर हंस दिया। तुम मेरी परी से जेलिस हो रही हो? शाह ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा। मैं क्यों जेलिस होंगी? अबान धीरे से मुनमुनाई। तुम क्यों जेलिस होगी? तुम तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती ना ही मेरे पास रहना चाहती हो। शाह को अपनी आवाज किसी खाई से आती महसूस हुई। कितनी मोहब्बत करता था वो उससे, और वो उसके जज्बात को समझ भी नहीं पा रही थी, और अगर समझ भी जाए तो कौन सा उसने उससे मोहब्बत करनी थी। उसके साथ जुल्म हुआ था, उसको एक अनचाहा हमसफर मिला था, उसे उसके घर वालों से अलग किया गया था। क्या तुम मुझसे कभी मोहब्बत नहीं करोगी? अपनी सोच कर जुटलाकर शाह ने उससे सवाल पूछा। मुझे नींद आ रही है, अबान फिर से बोली। शाह को अपना सवाल इग्नोर किए जाने पर गुस्सा आया। जाओ आराम करो। शाह ने उसका हाथ छोड़ दिया। अबान चुपचाप बिना पीछे मुड़े बेड पे आई और सर से पांव तक कंबल लिए शाह की नजरों से छुप गई। तुम मुझसे मोहब्बत करोगी? अबान, मैं जबरदस्ती करवाऊंगा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। सिर्फ मेरी हो तुम, मैं कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए अबान। मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, एक नॉर्मल लाइफ। मैं जानता हूँ तुम लाला को भूल जाओगी, मैं लाला को तुम्हारे जहन से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। सिर्फ शाह होगा तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में। लव यू सो मच। मैं तुम्हें दुनिया से छुपा लूंगा प्रिंसेस। मैं तुम्हें लाला से इतना दूर ले जाऊंगा कि वो तुम्हारा साया भी न देख पाए। मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा कि मैं लाला को अबान की जिंदगी से निकाल दूं।
شاہ ساری رات بالکنی میں کھڑا یہی سوچتا رہا کہ آخر وہ ایسا کیا کرے کہ اس کی ابان لالا کو بھول کر صرف اسے چاہنے لگے۔ پیارے دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔